हेलो एवरीवन। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसमें आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, है ना। तो पहले सोलेनॉइड को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे सोलेनॉइड और टोरॉइड जो है ये लगभग सेम ही तरह की डिवाइसेस हैं। इन दोनों का यूज़ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए किया जाता है, या ऐसा कहें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे टेलीविजन्स में सोलेनॉइड का यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, और एक डिवाइस है सिंक्रोट्रॉन, है ना, उसमें क्या करते हैं सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसी फहरिस्त में पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है या इसके अंदर कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, कैसे बनाया जाता है इसे। एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर अपन लेंगे और उसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर के ऐसे लूप बना देंगे, है ना। एक पर्टिकुलर वायर को उसके ऊपर इस तरह से लपेट देंगे, है ना, इसकी रिंग्स बना देंगे उसके ऊपर लपेट कर ऐसे। तो ये एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। इसके ऊपर अपन ने देखिए ग्रीन कलर से मैंने वायर बनाया हुआ है, इसके ऊपर लपेटा हुआ है रिंग्स की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें अपन ने करंट फ्लो करवाई हुई है। ठीक है, इस तरीके से ये वायर लपेटा हुआ है। अब करंट कैसे फ्लो हो रही है इसके अंदर, करंट जो है इस तरीके, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से करंट चली और वो करंट इस तरीके से, मतलब ऊपर वाले सेक्शन से करंट बाहर निकल कर आ रही है और नीचे वाले सेक्शन से करंट अंदर जा रही है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। ठीक, अब क्या होगा, इस हर छोटे लूप को अपन एक कॉइल मान सकते हैं, सर्कुलर कॉइल, और कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करने की डायरेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से आप क्या कीजिए, अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें ध्यान से देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है किसी भी एक कॉइल में। तो इस तरीके से मैंने टर्न किया तो फिंगर किधर आई मेरी, सॉरी थंब किधर आया मेरा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई आपकी। तो हर लूप की वजह से इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अगर सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती है और अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। क्लियर। और बाहर क्या पाएंगे, बाहर जो है अगर कंप्लीट लूप आपको बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो इस तरीके से लूप बनेगा। तो यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर के किसी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है ना, लगभग अपन जीरो यहां पर अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आइडियल सोलेनॉइड की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, वो सोलेनॉइड जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और जिसकी रेडियस बहुत कम है। सो आइडियल सोलेनॉइड के लिए लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू इट्स रेडियस। तो हम ऐसा सोलेनॉइड कंसीडर कर रहे हैं जो आइडियल है, जिसकी लेंथ हमने बहुत ज्यादा रखी है और जिसकी डायमीटर और रेडियस जो है वो बहुत कम है। और यहां पर जो ये लूप्स बनाए हैं आपने वायर के, इनकी स्पेसिंग बड़ी कम है, मतलब ये बहुत पास पास आपने बनाए हुए हैं, है ना, ताकि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आए वो यूनिफॉर्म हो। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आए वो कैसी हो, यूनिफॉर्म। इसलिए इन वायर की स्पेसिंग जो है वो बहुत पास पास रखते हैं अपन, बहुत नजदीक नजदीक ये लूप बनाए जाते हैं। क्लियर है भाई। यहां पर कुछ टर्म मैंने डिफाइन की हुई है कि इस वायर के जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है जो इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर आपने लपेटे हुए हैं वो है कैपिटल एन। और अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बात कर रहे हैं, यानी कि 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को एल से डिवाइड मार दीजिए, तो एक टर्म आ जाएगी स्मॉल एन, जिसे मैंने नाम दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब मैं यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं कि सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पी, अच्छा यहां पर मैंने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू यहां पर दिखाया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपको देख रहे होंगे कि यहां पर जो है डॉट 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 मैंने बनाए हुए हैं, मतलब कि करंट बाहर आ रही है, और नीचे वाले सेक्शन पर क्रॉस क्रॉस बनाए हुए हैं, मतलब कि करंट अंदर जा रही है। इस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक, अब मुझे यहां पर बताना क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। क्लियर। और आइडियल सोलेनॉइड मैंने लिया हुआ है ताकि सिमेट्री यहां पर फॉलो हो और मैं एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके क्या निकाल पाऊं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊं अंदर के किसी पॉइंट पर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, बाहर जैसा कि मैंने आपसे कहा, बाहर लगभग मैंने मैग्नेटिक फील्ड कितनी मानी हुई है भाई, 0। अंदर कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी तो डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में होगी जो यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक एम्पियर लूप पहले बनाने वाला हूं। तो एम्पियर्स लूप मैंने यहां पर फॉर्म किया, ये लीजिए, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पियर लूप बना लिया यहां पे, ये ठीक है।
इसके डायरेक्शन में खुद चूज कर लेता हूं। मैंने इसको मान लिया एंटी क्लॉकवाइज ये लूप है भाई, इस तरीके से नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक, ये लूप को मैंने नाम दे दिया। अब मैं एम्पियर सर्किट लॉ यहां पर यूज करने वाला हूं। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। ठीक, म्यू नॉट इंटू आई इन। अब यहां पर बी डॉट डी एल आपको करना है तो आप ए बी वाला जो लेंथ है इसके अलोंग कीजिए, फिर बी सी वाली लेंथ के अलोंग कीजिए, फिर सी डी वाली लेंथ के अलोंग कीजिए, फिर डी ए वाली लेंथ के अलोंग कीजिए। यानी कि आपको इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालनी है 4 जगहों पर, ए बी वाली लेंथ में, बी सी वाली लेंथ में, सी डी वाली लेंथ में और डी ए वाली लेंथ में। आइए अब इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। जब आप इंटीग्रल बी डॉट डी ए करेंगे ए बी वाली लेंथ के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और ये जो लूप है जिसकी ये साइड है एक ए बी, सपोज कीजिए इसकी लेंथ कुछ भी ले लेते हैं, इसकी लेंथ ले लेते हैं कैपिटल एल, है ना, कैपिटल एल लेंथ का, ये तो उसकी हो गई ये वाली साइड, और ये वाली साइड कुछ एच मान लेते हैं सपोज कीजिए, है ना, ये एल और ये वाली साइड एच है। तो जब आप ए बी के अलोंग बी डॉट डी एल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और इसी डायरेक्शन के अलोंग आप चल रहे हैं लूप में, तो डीएल वेक्टर और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि बी डॉट डीएल की वैल्यू सिंपली आप बी इंटू एल लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं ए बी वाले केस में लिख दूंगा बी इंटू एल। आइए अगला बीसी वाला केस देखो आप। बीसी वाले केस में आप इस तरीके से बढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आप बढ़ ऊपर की तरफ रहे, तो डीएल और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया, यानी कि बी डॉट डीएल की वैल्यू 0 हो जाएगी। किस केस में? बीसी वाले केस में। सिमिलरली मैं कह सकता हूं डीए वाले केस में भी कितनी होगी? 0 होगी। और ऊपर जो सीडी वाला केस है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही हमने 0 कंसीडर की हुई है, तो बी डॉट डीएल करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। यानी कि इन तीनों केस में बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आने वाली है भाई? 0 आने वाली है। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू आपको सिंपली कितनी मिल गई? बीएल, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें कितनी हो गई? 0। आगे करना है म्यू नॉट इंटू आई इन। म्यू नॉट इंटू आई इन, मान लेते हैं करंट की वैल्यू है कुछ स्मॉल आई जो इस वायर में फ्लो कर रहा है। यूनिट लेंथ में कितने वायर हैं? स्मॉल एन। तो एल लेंथ में कितने वायर आ जाएंगे आपके? एन इंटू एल। ठीक है, और एक वायर में करंट अगर आई है तो एन इंटू एल वायर्स में करंट कितनी होगी? एन इंटू एल इंटू आई। तो टोटल जो मेरे लूप में करंट है वो कितनी है? एन इंटू एल इंटू आई। और वो डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कैसे चेक करें? आप अपने लूप के अकॉर्डिंग फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब आएगा वो पॉजिटिव देगा, और करंट देखिए सारे के सारे वायर्स में बाहर की तरफ ही है, यानी कि अपने को कैसी करंट लेनी है? पॉजिटिव। और कितनी करंट है बेटा? एन इंटू एल इंटू आई। तो वहां पर पुट कर देते हैं म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई। ठीक है, ये एल से एल कैंसिल हो गया आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल आई? म्यू नॉट एन इंटू आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट आप जानते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई कितना है आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में। तो सोलेनोइड के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला, अंदर किसी पॉइंट पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म है, और कितनी है? म्यू नॉट एन आई। बाहर अगर कोई पॉइंट आप ले रहे हैं तो वहां पर बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमने इस केस में आइडियल केस के सोलेनोइड में कितनी अज्यूम की बेटा? वहां पर 0। तो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यह फॉर्मूला। इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है, जब हम ईएमआई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके पॉसिबल है वहां पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टोरॉइड की, है ना। टोरॉइड भी कुछ सोलेनोइड जैसा ही है। अगर मैं मान लीजिए कि सोलेनोइड में जिस सिलेंडर पर मैंने वायर्स लपेटे हुए थे उसको मोड़कर ऐसे सर्कुलर कर दूं इस तरीके से, तो मुझे कुछ ये शेप दिखाई देगी। वायर अभी भी उस सिलेंडर पर ही है, लेकिन उस सिलेंडर को मोड़कर मैंने कैसा कर दिया है? ऐसा सर्कुलर कर दिया है। अब उस सर्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट पर मैंने वायर को इस तरीके से लपेटा हुआ है, तो ये जो डिवाइस बनी इसे मैंने क्या नाम दिया? टोरॉइड, है ना। और इस वायर में वही करंट फ्लो किया हुआ है,
वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है भाई, इस नीचे आउटर वाला जो स्फेयर है, आप ध्यान से, आउटर वाला जो सर्कल है उसमें तो अंदर जा रही है करंट, और इनर वाले स्फेयर सर्कल से करंट बाहर आ रही है। सो ऐसे करके करंट का फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसे, ठीक है ना। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन से तो करंट अंदर जा रही है और अंदर वाले क्रॉस सेक्शन से करंट बाहर आ रही है। सो बेसिकली करंट का फ्लो ऐसा है। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसे जनरेट होगी, यहां पर अगर मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं तो आप हर लूप की वजह से पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बनेगी, सर्कुलर लूप, ये ऐसा कुछ लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, और वही मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालनी है। यहां पर एक और चीज मैंने ली हुई है कि ये जो थिकनेस है, मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों स्फेयर के सर्कल के बीच का, वो d है, और रेडियस अगर r है, तो मैंने एक यहां पर अजम्पशन लिया है कि d इज वेरी वेरी लेस देन r, है ना। r बहुत बड़ा है d के कंपैरिजन में, जैसा आइडियल सोलेनोइड के लिए लिया था वैसे टोरॉइड के लिए भी एक अजम्पशन मैंने लिया हुआ है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो मेरे को निकालनी है, ठीक है। यहां पर अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी 2πr, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2πr। क्लियर है। अब वही एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी है। तो उसके लिए अपन एक लूप कंसीडर करें, एम्पियर्स लूप। यहां पर मैंने मान लीजिए कि लूप जो माना वो सर्कुलर माना, और ये कुछ मेरा लूप है भाई, ये सर्कुलर मेरा लूप है r रेडियस का, है ना, और इसकी डायरेक्शन भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही मान ली, ठीक। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं B.dl करने जाऊंगा तो हर पॉइंट पर B और dl की डायरेक्शन सेम होगी, हर पॉइंट पर B और dl की डायरेक्शन सेम होगी टेंजेंट के अलोंग। तो अगर मैं इंटीग्रल B.dl यहां पर करूं तो B.dl की वैल्यू, dl जो है आपका हर जगह पर क्या है, B के अलोंग ही है, तो dl जब आप करेंगे तो ये सरकमफेरेंस ही बन जाएगी आपकी पूरी की पूरी, यानी कि dl की इंटीग्रेशन यहां पर कितनी आ जाएगी बेटा, B/2πr आ जाएगी। क्लियर है भाई बात। अब बात करते हैं म्यू नॉट आई इन की, आई इन की बात करते हैं अब। तो करंट कितना है यहां पर, आई करंट हर अगर सेक्शन में मैं मान लूंगा, आई करंट अगर मान लीजिए हर सेक्शन में है, तो कितने लूप है, कैपिटल N लूप है टोटल। तो एक लूप में अगर करंट आई है तो टोटल N लूप जो मेरे पूरे के पूरे एम्पियर्स लूप में आ रहे हैं, सारे के सारे लूप मेरे एम्पियर्स लूप में आ गए, तो टोटल अंदर जो करंट होगा वो टोटल N लूप में जो करंट है उसके बराबर होगा। और एक लूप में अगर करंट आई है तो टोटल N लूप्स में करंट कितना हो जाएगा, N/I। क्लियर है भाई बात। तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू यहां से आ गई म्यू नॉट इंटू Ni/2πr। ये फॉर्मूला हो गया अंदर टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। अब ध्यान से देखिए, ये n/2πr फिर से क्या बन गया, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B = म्यू नॉट N/I। सेम वैसा ही फॉर्मूला जैसा कि सोलेनॉइड में आया था, लेकिन वहां पर स्मॉल n कैपिटल N/L के बराबर था, यहां पर वो L जो है वो 2πr बन गया, तो स्मॉल n जो है वो n/2πr के बराबर होगा। सो ये आपका क्या हो गया, टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमें डिस्कस करना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो वायर हैं जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना, इनफाइनाइट लेंथ के, ऐसा समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इनफाइनाइट लेंथ के ये वायर्स हैं दोनों, इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। तो ये दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, कितना होगा, इसकी चर्चा हमें इस टॉपिक में करनी है। अभी के लिए मैंने मान लिया कि इन दोनों वायर्स में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब ये कहानी है कि ये दोनों वायर्स फोर्स फील क्यों करते हैं, उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं थ्योरेटिकली। ध्यान से सुनिएगा, ये वायर है, ये वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और इनफाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/2πd, वो मुझे पता है। लेकिन मुझे पता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करवाई जाएगी तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है। और अगर किसी करंट कैरिंग वायर को
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो एक फोर्स फील करेगा। यानी कि इसने तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वायर फोर्स फील करेगा। सिमिलरली इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, इस वजह से ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है जो इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और किसी करंट कैरिंग वायर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो फोर्स फील करता है। यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वायर फोर्स फील करेगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वायर फोर्स फील करेगा। यानी कि इन दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दोनों रेस्पेक्टिव वायर्स क्या फील करेंगे, फोर्स फील करेंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये फोर्स फील करेंगे। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस पर चर्चा करते हैं। आइए, इस वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इसके राइट साइड में ये वायर रखा हुआ है, तो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर। राइट एंड थंब रूल लगाते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कीजिए, थंब कीजिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो राइट साइड में तो अंदर आएगी और लेफ्ट साइड में बाहर आएगी। यानी कि इस वायर की वजह से जो इधर मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा होता है तो उस पर फोर्स कैसे निकालते हैं, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी आप करेंगे तो एल क्रॉस बी, थंब किधर आया, इधर, यानी कि इस वायर पर फोर्स इधर लगेगा। सिमिलरली इस वायर पर फोर्स किधर लगेगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो राइट साइड में तो अंदर और लेफ्ट साइड में बाहर, और इस वायर के लेफ्ट में ये वायर रखा हुआ है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी कि डॉट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटसाइड। अब इस पर आई एल क्रॉस बी आप करें, आई एल क्रॉस बी आप करेंगे तो थंब इधर आएगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों में। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट फ्लो हो रही है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अपोजिट में हो रही होती तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग जाता। आप डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि करंट नीचे होता तो आपका थंब इधर आ जाता, ठीक है। ऐसे ही इस पर थंब किधर आ जाता भाई, इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती, इस पर इधर आ जाता, तो रिपल्सिव फोर्स लग जाता। यानी कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। अब ये फोर्स होगा कितना उसकी चर्चा करते हैं। क्लियर है भाई, किसी भी एक वायर पर दूसरे वायर की वजह से फोर्स निकालते हैं। तो जैसे इस I2 वाले वायर पर मैं फोर्स निकाल रहा हूं 1 वाले की वजह से, ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये फोर्स ऑब्वियसली आएगा किसके बराबर, ILB के बराबर। लेकिन यहां पर जो B रखा जाएगा वो किसका रखा जाएगा भाई, 1 वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका। और 1 वाले की वजह से मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में दूरी है D, तो 1 वाले की वजह से किसी D दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू0 I बाय 2 पाई D। तो यहां पर मैं रख दूंगा ILB की वैल्यू म्यू0 I किसका, 1 वाले का, अपॉन 2 पाई D। ये आया इस I2 वाले वायर की किसी L लेंथ पर फोर्स। अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूं, यानी कि F अपॉन L की मैं बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, म्यू0, यहां पर जो I आएगा वो कितना आएगा भाई, I2। ये जो I है ये I2 होगा, क्योंकि फोर्स किस पर देख रहे हैं बेटा अपन, 2 वाले वायर पर, तो ये जो I आएगा ये I2 आएगा। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, म्यू0 I1 I2 बाय 2 पाई D। ये फोर्स हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालें अगर अपन, मतलब 1 वाले पर फोर्स निकाले 2 वाले की वजह से, तो अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे ILB। इस बार I किसका कंसीडर करेंगे भाई, 1 वाले का, क्योंकि फोर्स उस पर देख रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड 2 वाले की, तो ये हो जाएगा I1LB, B की जगह आ जाएगा म्यू0 I2 बाय 2 पाई D। अगेन फोर्स पर यूनिट लेंथ आप जब चेक करेंगे ऑन वायर 1, तो ये वैल्यू सेम निकल कर आ जाएगी म्यू0 I1 I2 बाय 2 पाई D। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, चाहे 1 वाले की वजह से 2 पर फोर्स देखिए, चाहे 2 वाले की वजह से 1 पर फोर्स देखिए, पर यूनिट लेंथ तो वैल्यू सेम निकल कर आ रही है और डायरेक्शन अपोजिट निकल कर आ रही है। न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है। सो दो पैरेलल वायर्स के बीच में, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है बेसिकली वो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, और उसका पर यूनिट लेंथ वैल्यू कितनी है,
म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। I1 I2 क्या है, उन दोनों वायर्स में फ्लो होने वाला करंट, और डी क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में ये फोर्स लगता है ना। इस फोर्स से, ये जो फोर्स की वैल्यू मैंने निकाली है, इससे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू निकल कर आती है क्या, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने कितना निकाला, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। अगर मैं I1 और I2 को 1 एम्पियर ले लूं और D की वैल्यू 1 मीटर ले लूं, तो F अपॉन L फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा मेरे पास, I1 I2 1 डाल दो, D की वैल्यू भी 1 डाल दो। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नीचे लिखा हुआ है 2 पाई, नीचे लिखा हुआ है 2 पाई। तो ये 4 पाई 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकल कर आ जाती है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। 1 एम्पियर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यहां से डिफाइन होती है। एम्पियर या करंट जो है मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उसका जो 1 एम्पियर अपन डिफाइन करते हैं वो यहीं से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल वायर्स में जब फ्लो हो जाएगी, जो दोनों वायर्स 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हो, तो उन दोनों वायर्स के बीच में जो पर यूनिट लेंथ फोर्स फील होगा वो कितना फील होगा, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। तो 1 एम्पियर की बेसिक डेफिनेशन जो है वो यहां से निकल कर आती है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। चलिए अब ये जो पार्ट अपन ने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो पहला सवाल है, द टेलीविजन यूजेस टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। टेलीविजन क्या यूज करता है भाई, सोलेनॉइड यूज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड, है ना। नेक्स्ट, लॉन्ग सोलेनॉइड मींस, लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब ऐसा सोलेनॉइड जिसकी लेंथ ज्यादा हो और रेडियस क्या हो, कम हो। लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस जो है वो कम हो, यानी लार्जर लेंथ कंपेयर टू इट्स रेडियस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट इंटीरियर मिड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कैसी होती है भाई, यूनिफॉर्म, बाहर 0 होती है और अंदर कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, वेयर n इज, यहां पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n कैपिटल N बाय L। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। टोरॉइड हो या सोलेनॉइड हो, दोनों के बाहर अपन मैग्नेटिक फील्ड कितनी अज्यूम करते हैं भाई, 0 अज्यूम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, इन एन आइडियल टोरॉइड द कॉइल्स आर, कॉइल कैसी शेप की यहां पर थी भाई, सर्कुलर शेप की अपन ने कॉइल ली थी, ताकि हर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, सेंटर पर ऐड हो जाए, तो इसका आंसर होगा सर्कुलर, है ना। नेक्स्ट, पैरेलल करंट, अगर दोनों में पैरेलल करंट है, एक ही डायरेक्शन में करंट है, तो वायर के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अगर एंटी पैरेलल यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्शन होता है। अभी अभी अपन ने देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट एंड रिपल। द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग 1 एम्पियर करंट एंड प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। 1 एम्पियर की डेफिनेशन अपने डिफाइन की थी, तो वहां पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया था और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा था, तो फोर्स कितना फील हुआ था दोनों वायर्स के बीच में, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। क्लियर है भाई, थैंक यू।